हेलो एवरीवन। आज हम हमारा जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4 है योगा एजुकेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योगश्चित वृत्ति निरोधः किसने कहा है। ये आपका पतंजलि ने कहा है अपना योग सूत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर है आपका ए पतंजलि। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। योग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती हैं। तो जो योग सूत्र है पतंजलि द्वारा रचित है उसके अनुसार हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। तो चित्त की वृत्ति में आपका आता है प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांचों आपकी योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियां होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि योग का कौन सा आंतरिक अभ्यास नहीं है। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके अष्टांग योग कहे जाते हैं। इसमें से जो धारणा, ध्यान, समाधि है वो आपके आंतरिक अभ्यास कहे जाते हैं और बाकी के जो आपके 5 अभ्यास है वो आपके बाह्यंतर या बाह्य अभ्यास कहे जाते हैं। तो इसमें से जो प्राणायाम है ये आपका आंतरिक अभ्यास नहीं है। ठीक है, बाकी के धारणा, ध्यान, समाधि ये आपके आंतरिक अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि योग में यम का कौन सा अंग नहीं है। इसमें जो यम का अंग नहीं है वो है तप। ठीक है, बाकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय ये आपके यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि योग में ध्यान है। ध्यान जो है वो क्रिया भी है, एक स्टेप भी है और एक स्थिति भी है। ठीक है, ये तीनों ही जो है आपका ध्यान में कंसीडर की जाती हैं। तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सेवेंथ क्वेश्चन है कि संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। अंग्रेजी समानार्थी युज का जो होता है वो आपका होता है योग, ऑप्शन सी। ठीक है, और योग का मतलब है आपका टू जॉइन, टू ऐड या टू यूनिट। जो इसका अर्थ होता है इंग्लिश में योग का वो होता है टू जॉइन, टू ऐड, टू यूनिट। ठीक है, इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है कि यम का तृतीय सोपान है। यम का जो आपका तृतीय सोपान है वो है आपका अस्तेय। ठीक है, अस्तेय जो है वो यम का तृतीय सोपान है। पहला आपका अहिंसा होता है, दूसरा सत्य होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका अस्तेय हो गया। ठीक है, फोर्थ आपका ब्रह्मचर्य होता है जो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। फोर्थ जो होता है यम में वो होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, और अपरिग्रह आपका ये 5वां सोपान या स्टेप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यम का तृतीय सोपान अस्तेय। नाइन्थ क्वेश्चन है कि अष्टांग योग में 5वां चरण है। 8 चरण होते हैं अष्टांग योग में, या स्टेप बोल लीजिए इसको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो जो आपका प्रत्याहार होता है वो 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, अष्टांग योग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं कि इसमें कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, और यम में कौन कौन सा आता है, नियम में कौन कौन है। ठीक है, कौन सा चरण जो है वो किस स्टेप के अंतर्गत आता है, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अष्टांग योग से ज़रूर मिलेगा देखने को। इसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका कि श्री अरविंद के योग को जाना जाता है। श्री अरविंद के योग को हम इंटीग्रल योगा या एकात्म योग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन है कि विश्व योग मनाने की शुरुआत हुई। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 21 जून 2015 से हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। 12th क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं। सोपान बोल लीजिए या स्टेप बोल लीजिए। सूर्य नमस्कार में जो है आपके 12 सूर्य नमस्कार होते हैं, आपके 12 स्टेप या 12 सोपान होते हैं। इसके बाद 13 क्वेश्चन है कि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। योग सूत्र में जो अध्याय होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, पहला अध्याय आपका समाधि, उसके बाद आपका साधन, कैवल्य और चौथा आपका विभूति। तो ये चारों आपके योग सूत्र के अध्याय हैं जिसमें टोटल कितने सूत्र हैं, 195 सूत्र मिलाकर इसमें हैं।
इसके बाद 14 है कि नियम का तृतीय सोपान है, थर्ड स्टेप। नियम का जो तृतीय सोपान है वो है तप। 14 का डी आपका इसमें सही है, ठीक है। पहला जो सोपान आता है नियम में, पहला आता है शौच, दूसरा आपका आता है संतोष, ठीक है, और तीसरा आपका तप है, और फोर्थ होता है आपका स्वाध्याय, और पांचवा होता है आपका ईश्वर प्राणिधान। तो इस तरीके से 5 सोपान होते हैं नियम के अंतर्गत, तो इनको भी आप नंबर वाइज नंबर इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 15 है कि अष्टांग योग का 7वां चरण है। अष्टांग योग का जो 7वां चरण है वो है आपका ध्यान। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? अरविंद आश्रम जो है आपका पांडिचेरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पांडिचेरी। 17 क्वेश्चन, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र होते हैं? 4 अध्याय हैं आपके योग सूत्र में, समाधि, साधन, कैवल्य और विभूति, ठीक है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और ये दो रिपीट क्वेश्चन है कि समाधिपाद में कुल कितने सूत्र होते हैं? 51। कितने होते हैं? 51, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके योग शिक्षा से संबंधित हैं, और ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु या क्रिया रूप से हुई है? तो ऑप्शन सी है आपका इसमें युज, ठीक है। योग शब्द की उत्पत्ति जो है वो युज से हुई है, और अगर अंग्रेजी में पूछता है तो वो है योग, ठीक है। किससे हुई है? योग, YOUKE, योग, ठीक है, संस्कृत के युज शब्द से, ठीक है। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, और योग शब्द युज समाधो आत्मेनी पदी दिवादिगणीय धातु में घड़ प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे? ठीक है, तो इनके जो गुरु थे वो थे माधव दास। अब जो कुवलयानंद कौन थे? जो स्वामी कुवलयानंद थे ये एक शोधकर्ता और शिक्षक थे, जो मुख्य रूप से योग के वैज्ञानिक आधारों में अपने अग्रणी अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो शोध है कैवल्य धाम स्वास्थ्य और योग अनुसंधान केंद्र है इनका, जिसको उन्होंने 1924 में इसको स्थापित किया था, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? माधव दास। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है? इसका जो आंसर है वो है विद्या, ठीक है। इससे पहले जो मैंने योग के पेपर के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट आया हुआ था, तो उसमें मिस्टेक है, उसमें मैंने वैराग्य बताया था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विद्या, ठीक है। तो ये ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदी शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसमें केवल आत्मज्ञान का वर्णन है, ठीक है। जो ईशावास्योपनिषद है इसमें आत्मज्ञान का वर्णन है। इसके लेखक कौन है? वेदव्यास। और इसका विषय है ज्ञान योग, द्वैत और अद्वैत सिद्धांत, ठीक है। ज्ञान योग का जो द्वैत अद्वैत सिद्धांत है वो इसका जो है विषय है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। कठोपनिषद के अनुसार जो योग की परिभाषा है वो है इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, ठीक है। ऑप्शन बी। अगर आपसे ये पूछता है कि इंद्रियों का स्थिर हो जाना ही योग है, ये किस में लिखा गया है? ये आपका कठोपनिषद में लिखा गया है। फिफ्थ है कि सांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? ये जो है आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आप में सही है। सांडल्य विद्या का छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? तो पतंजलि के अनुसार विवेक ख्याति, ऑप्शन डी इसमें सही है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ चुका है कि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय विवेक ख्याति है। ज्ञान की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और एक बार की घटना नहीं है। सत्य और असत्य, वास्तविकता और कल्पना द्वारा ज्ञान की शक्ति को जलाया जाता है, और इस विवेकी शक्ति को विवेक ख्याति कहा जाता है, ठीक है। तो विवेक ख्याति संदेह के लिए कोई जगह नहीं देता। विवेक ख्याति हमारे दुख को पूरी तरह से समाप्त करने का अंतिम साधन है, ठीक है। तो जो सुख दुख जो है वो हमारे मोह माया की वजह से या सत्य असत्य की वजह से, रियल और अपनी जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसकी वजह से होता है। वही जब व्यक्ति में योग के द्वारा विवेक जागृत हो जाता है उसके बाद
उसके जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं रहता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है 3। सिद्ध सिद्धांत पद्धति योग का एक पद्धति है जिसमें 3 आसनों का वर्णन किया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं, तो इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है। 9वां है कि भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो क्या किया गया है? हठ रत्नावली में। भुजंगीकरण प्राणायाम किसके अंतर्गत बताया गया है? हठ रत्नावली में। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो चक्रों का उल्लेख किया गया है वो है आपका तालु चक्र, ठीक है, और आपका आकाश चक्र। ये दोनों जो हैं आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, तालु चक्र और आकाश चक्र। इसके बाद देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के भाग 2 में 9 चक्रों को बताया गया है। कंपूर्ण, स्वादिष्ठान, ठीक है, नावेर, हार्ट, थ्रोट, तालु, ब्रो, ठीक है, निर्वाण और आकाश। इनमें से आपके ऑप्शन में कौन कौन से थे? ऑप्शन में आपका तालु चक्र था और आकाश चक्र। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। इसके बाद 11वां है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका लीवर, यानी कि यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो शरीर के विषाक्त पदार्थों और हानिकारक पदार्थों को शुद्ध करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। और औसत वयस्क यकृत यानी कि लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है? 3 पाउंड होता है। ठीक है। और डायाफ्राम और पेट की दाएं तरफ पेट की गुहा के ऊपरी दाएं हिस्से में स्थित यकृत में 4 लोब होते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि पर्नीशियस एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? जो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो आपका किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की कमी से, जिसको हम साइंस में क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमिन। ठीक है। तो ये शरीर के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक विटामिन B12 को अवशोषित करने में असमर्थता के कारण होता है। ठीक है। 13 है कि आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः स्वास्थ्य के विशिष्ट लक्षण हैं? वो हैं आचार्य सुश्रुत। ठीक है। इसके बाद देखिए आचार्य सुश्रुत के अनुसार समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया अर्थात हमारे शरीर में दोष धातु यानी कि वात, पित्त तथा कफ, मल और अग्नि की सामान्य स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है। ये किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है। 14 क्वेश्चन है कि क्रैस्मर द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? क्रैस्मर द्वारा जो व्यक्तित्व का जो प्रकार वर्णित किया गया है उसमें है पहला पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायसप्लास्टिक। ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन में कौन है? पिकनिक। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 15 है कि कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कपालभाति अभ्यास द्वारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लाभ होता है वो होता है आपका जो कफ संबंधी जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 16 क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? बताया गया है आपका प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि। ये चारों समय जो हैं वो आपके प्राणायाम के अभ्यास हेतु बताए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। 17 क्वेश्चन है कि योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो योग कक्षा आमतौर पर प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है। ठीक है। किसके साथ? प्रार्थना के साथ। ऑप्शन ए इसमें सही है। 18 क्वेश्चन है कि वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं। ठीक है। शंकर, नारद, रामानुज या मध्व। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो है बी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, जिसमें कौन कौन है आपके? शंकर,
रामानुज और मध्व। ठीक है, ये तीनों ही आपके वेदांत के विख्यात आचार्य कहे जाते हैं, यानी कि वेदांती कहे जाते हैं। तो वेदांत ज्ञान योग की एक शाखा है। वेदांत क्या है? ज्ञान योग की शाखा है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। ठीक है, वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं वो है अद्वैत वेदांत। ठीक है, और अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आदि शंकराचार्य। फिर है विशिष्ट अद्वैत, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके रामानुज। रामानुज या इनको रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है द्वैत वेदांत, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? श्री मध्वाचार्य माने जाते हैं। ठीक है, और आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए हैं उनमें कौन कौन है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और रमण महर्षि। ठीक है, और ये जो है वो किस शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये आधुनिक काल के जितने भी वेदांती हुए हैं ये सारे अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद 19 क्वेश्चन है कि योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है संतोष और विचार, ये जो है वो योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 4 स्तंभ होते हैं: शांति, विचार, संतोष और सत्संग। 20 क्वेश्चन है कि चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। तो चित्त भूमि के अंतर्गत जो है वो आपका कौन कौन शामिल है? मूढ़ शामिल है, ठीक है, और विक्षिप्त शामिल है और निरुद्ध शामिल है। ठीक है, तो आपका आंसर है ए। ठीक है, तो चित्त भूमि के जो 5 चरण है कौन कौन से? चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 21 क्वेश्चन है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो प्राणायाम आपके जो होते हैं वो पहला तो है आपका स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ठीक है, और तीसरा आपका बाह्यभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम। ये जो दोनों हैं पहला और तीसरा, ये जो है आपके पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 21 का जो आपका ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, पहला और तीसरा इसमें सही है। 22 क्वेश्चन है कि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। जो क्रिया योग जो हम करते हैं उसके उद्देश्य क्या क्या हैं? उसके उद्देश्य हैं आपका समाधि भाव, ठीक है, समाधि भाव प्राप्त करना और क्लेश तनुकरण, यानी कि जो हमारा जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है सी, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी, समाधि प्राप्त करना और क्लेश तनुकरण, यानी कि जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना या उसको ख़त्म करना। 23 क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के फ्रायड मॉडल के घटक निम्नलिखित है। जो व्यक्तित्व का जो फ्रायड मॉडल, जो पर्सनालिटी जो है आपकी होती है उसके जो विभिन्न प्रकार के मॉडल है, एक मॉडल फ्रायड ने दिया था, उनके अनुसार उसके कौन कौन से घटक हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है एक तो है पहला आपका अहम, ठीक है, और पराहम और इदम, ये तीनों जो हैं आपके फ्रायड मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो 23 का आपका ऑप्शन है वो बी, चौथा, दूसरा और तीसरा इसमें आपका सही है। ठीक है, इदम, अहम और पराहम, यानी कि ईद, ईगो, सुपर ईगो। उसके बाद 24 क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किनको पथ्य आहार के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी कि किनको हम ऐसा कौन से आहार हैं जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो 24 का आपका आंसर है पहला शुंठी और तीसरा पटोल। ये पहला शुंठी और पटोल, तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो है सी, सी ऑप्शन इसमें आपका सही है। ठीक है, अब ये देखिए कि हठयोग प्रदीपिका के भाग 1 के सूत्र 65 में पथ्य आहार के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये इसका सूत्र है कि गोधूम, शाली, यव, सहाष्टिक, शोभनात्रम, कशिराज्य, खंड नवनीत, सिद्धा, मधुनी, शुंठी, पटोल,
कफलादिक पंचशाकम मुद्गादि दिव्य मुद्गम छ यमेंद्र पथ्यम। ठीक है, तो एक योगी को ताकत देने वाली चीज़ें अच्छी तरीके से, ठीक है, मीठा, चिकना, घी से बना, दूध, मक्खन आदि खाने चाहिए, जो उसकी इच्छा के अनुसार उसके शरीर की मनोवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्र का तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। एक तो आपका स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है आपका ब्रेन, यानी कि हिंदी में मेरुरज्जु, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरुरज्जु, और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। ठीक है। 26 है कि उच्च रक्तचाप जो हाई बीपी होता है के कौन कौन से जोखिम कारक हैं। ठीक है, तो 26 का आपका आंसर है डी, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, मोटापा, तनाव और धूम्रपान करना। ठीक है, ये किसके कारण है, ये हाई बीपी के कारण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। वायु विवर शोध साइनोसाइटिस के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सब साइनस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है उसमें आपका आता है नेति क्रिया, ठीक है, कपालभाति और अर्धचक्रासन। ये तीनों ही जो आपके साइनोसाइटिस जो होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं आपके, इसमें हैं आपका कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन, ये दोनों जो हैं आपके ये स्ट्रेस हार्मोन कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। 29 क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं। पहला है नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख में प्रसन्नता होना और स्मरण शक्ति बढ़ना। तो इसमें से ऊपर के जो आपके तीन हैं वो सही हैं, नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना और मुख पर प्रसन्नता होना। ठीक है, तो कूट के अनुसार इसमें जो आपका आंसर सही रहेगा वो है पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। तो 30 क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य बेधन प्राणायाम के लाभ हैं। ठीक है, तो कपाल शुद्धि करता है, ठीक है, और आपका उदर कृमि यानी कि जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ना उसको भी ये ठीक करता है। क्या, सूर्य बेधन प्राणायाम। तो आपका इसमें ऑप्शन ए इसमें सही है, कपाल शुद्धि और उदर कृमि को नष्ट करना। अब देखिए 31 है कि किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर हो जाता है। मेरुदंड का झुकाव जो पीछे की तरफ हो जाता है वो है, एक तो भुजंगासन, जब हम भुजंगासन करते हैं जो आसन का जो पोस्चर होता है उसके बाद जो मेरुदंड का झुकाव है वो पीछे की ओर हो जाता है। ठीक है, और धनुरासन करते हैं तो भी जो पोस्चर बनता है उससे भी जो मेरुदंड का जो झुकाव है वो भी पीछे की ओर हो जाता है। तो कूट के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही रहेगा वो है सी, पहला और चौथा। 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशाब्दिक संप्रेषण कौशल है। अशाब्दिक का मतलब जो लिखकर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो पहला है आपका आंखों द्वारा संपर्क बनाए रखना, फिर शारीरिक भंगिमाएं और मुखी अभिव्यक्तियाँ, ये तीनों ही आपके अशाब्दिक संप्रेषण कौशल यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका ए सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 33 अब देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है यानी कि गैर मौखिक संचार में गति, टोन, आवाज़, इशारों, चेहरे के भाव, शरीर के आसन, मुद्रा, श्रोता और नेत्रों की गतियाँ और संपर्क, पोशाक एवं उपस्थिति के निकट आवाज़ शामिल है। 33 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो जो आपका अभिकथन है वो है प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। ठीक है,
और तर्क ये दिया है कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रमाणिक मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आगे आपको इसके विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। अब पहले आप देख लीजिए कि जो प्रस्थान त्रयी, जो यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है प्रस्थान त्रयी, इसका मतलब क्या है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, त्रयी का मतलब 3, प्रस्थान मतलब जाने का रास्ता। ठीक है, इन तीनों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। वेदांत दर्शन के ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत, यानी कि जितने भी वेदांती हुए हैं, चाहे शंकराचार्य हुए हैं, मध्वाचार्य हुए हैं, ठीक है, रामानुज हुए हैं, जो आधुनिक काल में भी हुए हैं, वो जो भी अपनी बात रखते हैं या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उन सभी को उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन उपन्यास नहीं, जो हमारे सनातन धर्म की जो ये किताबें हैं, इनसे होकर गुजरना होता है, यानी कि इनके द्वारा ही अपनी बात को सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। और इसमें से जो आपका उपनिषद है, इसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। भगवत गीता को आप स्मृति प्रस्थान कहते हैं, स्मृति पर आधारित है। और ब्रह्मसूत्र को हम न्याय प्रस्थान कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला है आपका कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसमें आपका सही है। 34 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आपका अभिकथन क्या है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। तर्क क्या है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था है। ठीक है, आगे आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा सही है। अब देखिए, ये दोनों ही आपके सही हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य वो बहुआयामी होता है, और स्वास्थ्य जो आपका जो तर्क दिया है, वो जो आपका स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है, इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरीके से। इसीलिए इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 35 है कि नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है, और इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो अभिकथन है आपका कि पश्चिमोत्तानासन गृहदृष्टि में निषिद्ध है। अब तर्क ये है कि पश्चिमोत्तानासन आगे की ओर झुकने वाले आसनों का एक प्रकार है, और गृहदृष्टि में आगे झुकने वाले सभी प्रकार के आसन निषिद्ध होने चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसमें आपका सही है। ठीक है, तो जो पश्चिमोत्तानासन होता है, जो इसमें हम आगे की ओर झुकते हैं इस आसन में, तो ये क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं, ठीक है, या सियाटिका बीमारी जो होती है ना, सियाटिका जिसको हिंदी में हम गृहदृष्टि बोलते हैं, जो आपको दिया गया है, या स्लिप डिस्क, अस्थमा और अल्सर रोगी को ये जो पश्चिमोत्तानासन होता है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला है ऑप्शन 1 इसमें सही है। 36 है आपका अभिकथन दिया गया है कि शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं। शवासन और ध्यान का अभ्यास। तर्क ये दिया है कि स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है। ठीक है, और योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शवासन और ध्यान से होता क्या है, जब हम शवासन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उससे होता क्या है, हमारी एकाग्रता में सुधार आता है। ठीक है, अगर हमको नींद नहीं आ रही होती है उसमें भी सुधार होता है, हमारा मन शांत होता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है या ख़त्म होता है। ठीक है, थकान होती है, डिप्रेशन होता है, इसमें भी सुधार आता है। तो इस प्रकार से जो हमारी स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। 37 है कि
वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। ठीक है, दृष्टिगोचर हुए थे कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता। इनको वेदांग भी कहते हैं, या उपखंड बोला गया है, इनको वेदांग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो आपका फोर्थ है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, पहले आपका क्या आता है, संहिता आता है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, चौथे नंबर आपके उपनिषद आते हैं। ठीक है, ये आपका वेदांगों का या वेदों के जो उपखंड है उनका सही क्रम है। 38 क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले भगवत गीता के अनुसार जो सबसे पहले आता है वो है इंद्रिय विषयों में लिप्तता, उसके बाद आसक्ति होना। ठीक है, उसका काम होना। ठीक है, उसके बाद उस काम की वजह से क्रोध का जागरण होना। ठीक है, तो आपका जो सही जो क्रम है तत्वों का वो है ऑप्शन सी। ठीक है, पहले हम इंद्रिय विषयों में लिप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा खाने को मिलना चाहिए, अच्छा पहनने को मिलना चाहिए, इस प्रकार से फिर उनसे हमें आसक्ति हो जाती है। ठीक है, आसक्ति की वजह से काम उत्पन्न होता है और काम की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम है। 39 है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके उद्भव के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 39 का जो आपका आंसर है वो है आपका, पहले आपका आएगा आकाश। ठीक है, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। ठीक है, ये आपका इसमें सही क्रम होता है। तो 39 का आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आपका इसका सही क्रम है। 40 क्वेश्चन है श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को उचित क्रम में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके जो आपके अंग होते हैं वो किस क्रम में होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा ट्रैकिया, उसके बाद ट्रैकिया के बाद आपका आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपका आएगा ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आपका आएगा एल्वियोलाई। ठीक है, ये आपका सही क्रम है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही है। 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर से क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमको जाना है, तो आपका सबसे पहले आपका आएगा अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश के बाद आपका आएगा प्राणमय कोश, उसके बाद आपका आएगा मनोमय कोश। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा विज्ञानमय कोश और सबसे अंत में यानी कि सबसे जो सूक्ष्म है वो है आपका आनंदमय कोश। ठीक है, इसके बाद ये है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, उसमें हमें कूट का उपयोग करना है कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो पहला है जो सूची दी है हमें शरीर, आत्मा, मन और इंद्रियां। दूसरी सूची में जो मैं आंसर दिया वो है सारथी, लगाम, अश्व, रथ। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही कूट है यानी कि शरीर को आप मिलाएंगे रथ से, शरीर आपका रथ है। ठीक है, और आत्मा आपकी क्या है, यानी कि आत्मा जो है वो आपकी सारथी है। ठीक है, और जो मन जो है वो आपका लगाम का काम करता है। ठीक है, और इंद्रियां क्या है, इंद्रियां अश्व हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा शरीर, आत्मा, मन, इंद्रिया का जो वर्णन जो मिलता है ये गीता में मिलता है। ठीक है, शरीर आपका क्या है, ये रथ रूपी शरीर है। ठीक है, और जो आत्मा जो है वो इसकी सारथी है, मन जो है लगाम है। ठीक है, और इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं यानी कि अश्व हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। ठीक है, शरीर रथ है, आत्मा सारथी, मन लगाम और इंद्रिया अश्व। 43 क्वेश्चन है कि जो मैचिंग दी है। ठीक है, आपको एक से दूसरी, एक सूची को दूसरी सूची से इसमें आपको मिलाना है। पहली सूची में आपका क्लेश, चित्तवृत्ति, सहभोग व अंतराय। दूसरी में है अनिवस्थित तत्व, अंगमेजय तत्व, विकल्प और अस्मिता। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है पहले का है क्लेश, क्लेश को आप मिलाएंगे अस्मिता से।
ठीक है। और फिर है चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति को आप मिलाएंगे विकल्प, विकल्प जो है चित्तवृत्ति के अंतर्गत आती है ना। उसके बाद तीसरा आपका सहभुव, सहभुव को आप मिलाएंगे अंगमेजय यत्तु तत्व से। और फिर आपका अंतराय, अंतराय जो आपका आता है वो आपका आता है अनवस्थित तत्व के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें आपका सही है, ठीक है। अब वो है 44 क्वेश्चन के सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। सूची एक दी है हमारी चपटी अस्थियाँ, लंबी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ। अब सूची दो में हमें दिए हैं बाहें और टांगें, कलाइयाँ, ओरोस्ती और असमलक और कशेरुकाएँ, ठीक है। अभी इसमें जो इसमें सही सुमेलित है वो चपटी अस्थियाँ क्या है, अरोस्थी और असफलक, ठीक है। लंबी अस्थियाँ यानी कि जो लंबी हड्डियाँ बाहें और टांगों की लंबी हड्डियाँ होती हैं, छोटी अस्थियाँ कलाइयाँ, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ कशेरुकाएँ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 45 है कि सूची एक को सूची दो के साथ हमको मिलाना है, ठीक है। पहला स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व और अनिवस्थितत्व, ठीक है। दूसरी सूची से इसको मिलाना है। तो सही जो मैचिंग है वो है स्त्यान आपका आएगा इच्छा न होना, अवृत्ति का मतलब विषयों में तृप्ति बने रहना, अलब्ध भूमिकत्व का मतलब होता है समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, और अनवस्थित तत्व का मतलब क्या होता है प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए, चित्र नहीं या चित्त आएगा, ठीक है, चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। तो इन शब्दों का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। नासिका मार्गों की सफाई की सटकर्म प्रक्रिया है। अब जो नेति जो होती है, नेति की जाती है, सूत्र नेति की जाती है, जल नेति की जाती है। नेति जो क्रिया होती है वो जो आपकी नासिका मार्ग है उसकी सफाई के लिए की जाती है, ठीक है। अब है सटकर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। अब सटकर्म जो होते हैं इनकी सलाह कब दी जाती है, आसन और प्राणायामों से पहले सटकर्म की हमको सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। 48 है कि कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक सटकर्म है। जिन लोगों को कब्ज होता है उनको क्या करना चाहिए, बस्ती और नौली क्रिया। ऑप्शन सी इसमें सही है। 49 क्वेश्चन है कि नेति क्रिया के दो प्रमुख प्रकार हैं, जल नेति, सूत्र नेति। ये दो जो हैं ये नैतिक प्रक्रिया के मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखना त्राटक कहलाया जाता है। क्या कहा जाता है, त्राटक। त्राटक से आपकी एकाग्रता शक्ति, आपकी जो आँखों की जो रोशनी की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। 51 है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है। एक तो आपका अष्टांग योग है जो कि महर्षि पतंजलि की देन है। अब यहाँ आर्य अष्टांगिक मार्ग लिखा है या अष्टांग मार्ग भी लिखता तो ये किसकी देन है, ये महात्मा बुद्ध की देन है। जिसमें क्या आता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कार्रवाई, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सचेतन और एकाग्रता, ठीक है। ये अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम अष्टांग मार्ग भी कहते हैं या अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये आपकी किसकी देन है, ये बुद्ध की देन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अष्टांग योग की बात करता है, राजयोग की बात करता है तो वो महर्षि पतंजलि की देन है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया। अब कुल उपनिषद कितने हमारे 108, ठीक है। और जगत गुरु जो थे हमारे आदि शंकराचार्य उन्होंने मुख्य 10 उपनिषद बताए हैं। ईशोपनिषद, ऐतरेय, कठ, केन, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ब्रह्मधारण्यक, प्रश्न, मांडुक्य और मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो जो श्वेताश्वर उपनिषद है इनको इन्होंने जो जगत गुरु शंकराचार्य थे इन्होंने इन 10 उपनिषद में इनको शामिल नहीं किया है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है प्रकृति और पुरुष, ठीक है, प्रकृति और पुरुष। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रकृति और पुरुष जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करते हैं, ठीक है। केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है। केनोपनिषद के अनुसार जो यक्ष है वो है ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म जो है वो क्या है, यक्ष, ठीक है।
उद्गीत क्या है? उद्गीत क्या है? उद्गीत जो है वो प्रणव है। क्या है? प्रणव है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता? जो भगवत गीता के अनुसार जो स्कॉलर जो होता है, विद्वान जो होता है, वो शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन डी। सेवेंथ है कि अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? जो अध्यात्म प्रसाद जो होता है वो आपका निर्विचार समाधि का ये परिणाम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, निर्विचार समाधि। समाप्ति नहीं होगा, समाधि होगा। एट है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व में आपके आते हैं सत्य, रजस और तमस। ठीक है, बी, ऑप्शन बी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के 8 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए हैं। 10th क्वेश्चन है कि कुंडलिनी के स्वरूपता कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत में वर्णित है? कुंडलिनी शक्ति के स्वरूपता जो वर्णित हैं वो हैं आपके 2। ठीक है, 2 स्वरूप इसमें वर्णित हैं। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? यज्ञ। यज्ञ को जो है वो शिव संहिता में सफलता के तत्वों में इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। 12th है कि पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो आपका 16 आधारों का वर्णन किया गया। कितने आधारों का? 16 आधारों का। हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित हैं? जो षटकर्म होते हैं आपकी शोधन क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से जो हठ रत्नावली में जो है वो 8 शोधन क्रियाएं वर्णित है। कितनी? 8। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है एड्रेनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रेनलिन। ऑप्शन ए। सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को कहा जाता है? सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी। ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है जो 24 घंटे के चक्र का पालन करता है। ठीक है, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत में होती है? सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है ऑप्शन के हिसाब से रागी में होता है। दूध में 125 mg, पालक में 99 mg, एक केले में 5 mg और रागी में सबसे ज़्यादा 350 mg कैल्शियम की मात्रा जो होती है। 17 क्वेश्चन है कि सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? ये जो है वो सद्गुण, जिस व्यक्ति में सद्गुण ज़्यादा होता है वो उस व्यक्ति की ये विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, आधि शब्द से आप क्या समझते हैं? आधि शब्द का मतलब होता है कि मनोमय कोष में उत्पन्न मानसिक या भावनात्मक विकार। ऑप्शन बी इसका सही है। और जब मनोमय कोष में उत्पन्न हो जाती है उसी वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्याधि। ठीक है, मनोमय कोष में उत्पन्न आदि की वजह से हम व्याधि यानी कि किसी बीमारी से हम शिकार होते हैं। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए कि शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए परानुकंपी तंत्र, बी संश्लिष्ट, सी है आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र और डी है आपका स्वस्थ संचालित तंत्र का तंत्र। ठीक है, विश्राम व पाचन के लिए क्या जरूरी होता है? आपका जो तंत्र का तंत्र होता है परानुकंपी तंत्र का तंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किसका संयोजन पाया जाता है? और जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उसमें जो है उदरी मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप और अल्प HDL इसका संयोजन पाया जाता है। जिसको कम मेटाबॉलिज्म, जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता
उसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है। ठीक है, ये दिखाई देता है। 22 है कि हठ प्रदीप का तथा घेरंड संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई है। जो हठ प्रदीप का जो है घेरंड संहिता, ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों हठयोग से संबंधित है। इसके अनुसार जो सूत्र नीति होती है, जो हम नासिका मार्ग की जो हमारी नाक की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? सूत्र मतलब धागा जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 9 इंच होती है। ठीक है, एक बालिस्त या 9 इंच। 23 है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है? अब सूत्र नीति जो है वो अम्ल पित्त, ठीक है, हाइपर एसिडिटी में ये लाभकारी नहीं होती है। ऑप्शन डी इसमें सही है। 24 हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है। ठीक है, वस्त्र धोती, धोती जो पेट की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, कपड़ा, धोती मतलब कपड़ा, इसकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी। ठीक है, 22 सही, 1/2 फुट। ठीक है, लगभग इतनी होनी चाहिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तासन आसन का नहीं बताया गया है? जो नहीं बताया गया है वो है कि पश्चिमोत्तासन जो है वो एसिडिटी कम नहीं करता है। बाकी ये उदर की वसा को कम करता है, यानी कि जो पेट की जो वसा होती है, फैट होता है, उसको कम करता है। सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है। ठीक है, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है आपकी, जठराग्नि को बढ़ाता है। ठीक है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म बोल लीजिए इसको, ये जठराग्नि होती है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आप खाना खाते हैं वो अच्छी तरीके से पचता है। लेकिन ये एसिडिटी को कम नहीं करता है। तो 25 का ये आपका इसमें सही है। शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता है? शिक्षक भी, छात्र, वातावरण, ये तीनों ही कारक हैं, लेकिन शिक्षक का सामाजिक स्तर जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही है। 27 क्वेश्चन है कि प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ्य योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? अब प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए जो पाठ्य योजना जो है वो आपकी कक्षा से ठीक पहले इसमें तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। 28 क्वेश्चन है कि योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए? तो इसका जो आपका आंसर है वो है समूह अभ्यास के बाद। ठीक है, योग का जब हम अभ्यास कर लेते हैं उसके बाद हमें क्वेश्चन आया रखना चाहिए। 29 क्वेश्चन है कि छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। छोटे समूह में जो योग का जो समूह बनता है योग करने के लिए, वो जो व्यवस्था है वो है अर्धवृत्ताकार। कहाँ बैठना चाहिए? अर्धवृत्ताकार में। 30 क्वेश्चन है आपका कि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। पतंजलि के अनुसार जो प्रमाण जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? अनुमान, प्रत्यक्ष और आगम। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए, पतंजलि के अनुसार प्रमाण 3 है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुमान यानी कि हमने एक अनुमान लगाया, और एक आगम यानी कि ट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनी। ठीक है, प्रमाण के ये 3 प्रकार होते हैं। 31 है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियाँ किसके माध्यम से प्राप्त की जाती हैं? पतंजलि के अनुसार जो सिद्धि जो है वो प्राप्त की जाती है, आपका ऑप्शन बी, जो आपका कोड दिया है इसमें, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। ठीक है, औषधि, तप और समाधि, इसके हमें क्या सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। फिर है आपका 32 क्वेश्चन कि निम्नलिखित उप प्राणवायु है। उप प्राणवायु आपकी होती है वो है क्रकर और कूर्म। क्रकर और कूर्म। ठीक है, तो आपका इसमें सी सही है। कौन सा सही है? सी। ठीक है, अब देखिए 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं। प्राण कौन कौन से होते हैं? उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान।
उपप्राण कौन कौन से होते हैं? देवदत्त, नाग, क्रकल, कूर्म और धनंजय। ठीक है, इनसे भी प्रश्न बहुत आते हैं कि पंच प्राण होते हैं, पंच उपप्राण होते हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। 33 क्वेश्चन है कि कुंठा के प्रमुख स्रोत हैं। अब कुंठा के जो आपके स्रोत हैं, इसमें आपका जो कूट है वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 33 का बी। विवाद, व्यक्तिगत कारक और वातावरण संबंधी कारक, ये तीनों ही जो है कुंठा के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब देखिए अग्नाशय, पैनक्रियाज किन हार्मोन्स का स्राव करता है? जो अग्नाशय जो होता है वो किसका स्राव करता है? अब देखिए इसमें जो आपके ऑप्शन है उसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, पहला और दूसरा। कौन कौन से? सोमेटोस्टेटिन और कार्टिसोल हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स का स्राव कौन करता है? अग्नाशय। 35 क्वेश्चन है कि हमारे आहार के सार घटक हैं, यानी कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है। आहार के जो मुख्य घटक है, सार घटक है, वो है प्रोटीन और फैट। ठीक है, ये दोनों ही होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका बी। ठीक है, पहला और तीसरा इसमें सही है। अब देखिए 36 क्वेश्चन है आपका कि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सही है प्रज्ञापराध और तीसरा आपका परिणाम। ठीक है, ये जो है आपके दूसरा और तीसरा। आयुर्वेद के अनुसार जो कोई भी वो बीमारी होती है उसके कारणों के जो प्रमुख कारक होते हैं वो होते हैं प्रज्ञापराध और उसके परिणाम। ठीक है, अब देखिए आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य 3 कारक, प्रज्ञापराध, आत्मसंद्रीय संयोग और परिणाम। 37 क्वेश्चन है कि वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है? जिन वात प्रधान का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों में वायु का अधिकता होती है। ठीक है, सही उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। शीत, मधुर, उष्ण और लघु। ठीक है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो है मधुर और उष्ण। जो वात प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनको किस प्रकार का आहार करना चाहिए? जो मीठा हो और गर्म हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो डी ऑप्शन आपका इसमें सही है, मधुर और उष्ण। ठीक है, 38 है कि निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अम्ल पित्त यानी कि जो हाइपर एसिडिटी होती है कि मरीजों के लिए लाभदायक है। तो इसमें जो आपका लाभदायक है, एक तो धौती क्रिया जो पेट की सफाई करती है और नाड़ी शोधन जिसको अनुलोम विलोम भी जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों ही अभ्यास आपके जो होते हैं वो आपके जो हाइपर एसिडिटी जिनको होती है उनके लिए ये लाभदायक होते हैं, धौती क्रिया और नाड़ी शोधन। 39 क्वेश्चन है कि मुख्य पेशी कंकाली विकार कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें जो आपके हैं एक तो कशेरुका संधिग्रह है और फिर आपका संधि शोथ। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके मुख्य पेशी कंकाली विकार कहे जाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है। ठीक है, संधि शोथ यानी कि अर्थराइटिस, कशेरुका संधिग्रह इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइसिस। 40 है कि पैरासिम्पैथेटिक तंत्र के उद्दीपन के कारण होता है। मतलब क्या हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र के उद्दीपन के कारण? इसके कारण जो आपका होता है एक तो जो हृदय गति का होती है उसका घटना। ठीक है, और फिर है मांसपेशियों का शिथिलन, तीसरा और चौथा। इसके हिसाब से आपका जो 40 का बी है वो इसमें सही है। ठीक है, हृदय गति का घटना और मांसपेशियों का शिथिलन। 41 क्वेश्चन है कि अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता के प्रबंधन के लिए किन योगाभ्यास की सलाह दी जाती है? ठीक है, जो लोगों को एंजाइटी हो जाती है, दुश्चिंता जो सताती है, उसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए किन योगाभ्यास को हमें करना चाहिए? तो उसमें भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन और शवासन, ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। ठीक है, भ्रामरी, भुजंगासन और शवासन।
43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांतों के प्रकार हैं। तो इसमें से जो आपका आंसर है 43 का बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अधिगम सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दोनों जो हैं आपके व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांतों के प्रकार हैं। 44 क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। तो 44 का जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा तथा तीसरा इसमें सही है। ठीक है, 45 है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। वस्त्र धोती यानी कि जो कपड़ा होता है उसे धोती क्रिया होती है जिससे पेट की सफाई होती है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है कफ विकार जिसमें होता है, और आपका जिसको चर्म विकार होता है, यानी कि जिसको स्किन डिजीज़ होती है और जिसको कफ डिजीज़ होती है, दूसरा और इसमें तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका सही है, कफ विकार और चर्म विकार। ठीक है, अब देखिए ज्ञान योग के साधन है। तो ज्ञान योग के साधन में आपका श्रवण भी आता है, मनन भी आता है और निध्यासन भी आते हैं। ठीक है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है, तो इसका जो 46 का आपका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है। 47 क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क दिया गया है। ठीक है, आपका अभिकथन क्या है कि आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है। ठीक है, और उसके बाद तर्क क्या दिया गया है कि आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ रहने के लिए किए जाते हैं। अब देखिए जो इसका जो तर्क दिया है कि आसनों का अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ रहने के लिए दी जाती है, ये आधा अधूरा है। आसनों का जो अभ्यास है वो खाली बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारा जो मूल उद्देश्य है, यानी कि जो हमारे मन में जो द्वंद्व है उनको काबू पाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है। 48 क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है कि शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है और वे संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है, अब इसका तर्क दिया है कि विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, लेकिन चयापचय क्रियाओं के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन्स, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपके कूट दिए हैं उसमें जो आपका इसमें सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। लेकिन ऑप्शन डी दिया है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। लेकिन इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि जो विटामिन्स होती हैं इनको हमें कम मात्रा में चाहिए होती हैं। ठीक है, लेकिन ये संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होती हैं। ठीक है, जो विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन कम मात्रा में। विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, ये हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। किस लिए ज़रूरी होते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो चयापचय जो क्रियाएं होती हैं उसके नियमन के लिए, और जो प्रोटीन्स है, जो फैट्स हैं, जो कार्ब्स हम लेते हैं, उनके उपयोग में जो प्रोसेस जो होती है शरीर में उसको अच्छे से इसको ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद 49 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क दिया गया है। तो अभिकथन क्या है कि योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। तर्क दिया है कि योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता, जिससे कि परम मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब इसमें जो कूट दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। सी दिया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी दिया है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। आपका स्टेटमेंट क्या था कि योग का मूल उद्देश्य हमारा क्या है, आत्मानुभूति और परम मोक्ष है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क ये दिया है कि योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता, बल्कि होता इसका उल्टा है कि ये जो अष्टांग योग जो होता है उसका अभ्यास ही इसलिए किया जाता है जिससे हमें शरीर और हमारे मन पर नियंत्रण हो, जिससे जो हमारा परम लक्ष्य है यानी कि समाधि, इसका हम
प्राप्त कर सकें। ठीक है, जो अष्टांग योग का जो सबसे अंतिम सोपान है, जो लास्ट स्टेप, वो समाधि ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद 50 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन है कि जानुसंधिगत ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूकासन निषिद्ध है। और तर्क ये दिया है कि घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानुसंधि के लिए कठिन तथा कष्टदायक हो सकते हैं और जानु की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। 51 क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया आपका कि मत्स्येंद्रासन डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है। तर्क दिया है कि मत्स्येंद्रासन जो होता है कि अभ्यास उदर संपीड़ित होता है, मेरुदंड ट्विस्ट होता है जिससे अग्नाशय की क्रियात्मकता बढ़ती है और मधुमेह को नियंत्रण करने में सहायता ये पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 52 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन दिया है, दूसरा तर्क है। अभिकथन क्या है आपका कि मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश है और दूसरे प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। ठीक है, अब तर्क ये दिया है कि मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका ऑप्शन ए है इसमें ये इसका सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। 53 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन दिया है। अभिकथन क्या है कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। प्राणायाम के अब यम नियम, ठीक है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग होते हैं। अब आर जो तर्क जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को स्टेटमेंट, दूसरे को तर्क दिया गया है। अभिकथन जो है वो ये है कि ध्यान का अभ्यास तनाव यानी कि स्ट्रेस से राहत प्रदान करता है। ठीक है, तर्क क्या दिया गया है कि विभिन्न शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के स्राव को बढ़ाता है, मन को आराम पहुंचाता है और इस प्रकार तनाव से राहत प्रदान करता है। अब देखिए ये जो इसमें ये लिखा है कि ध्यान का अभ्यास जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ावा देता है, ये जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि उल्टा होता है। जो ध्यान का अभ्यास है वो स्ट्रेस हार्मोन के स्राव को कम करता है। ठीक है, जिससे मन को आराम पहुंचता है, इस प्रकार तनाव से राहत प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका कि अभिकथन ए सही है, लेकिन जो आर जो है मतलब जो इसका जो रीजन दिया गया है, तर्क जो दिया गया है, ये इसमें इसका गलत है। ऑप्शन सी इसका इसमें सही है। ठीक है, 55 क्वेश्चन है कि बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं। ठीक है, अब ये आपकी बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं जिनको हमको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा डी कायानुपासना। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा वी वेदनानुपासना, उसके बाद आपका आएगा चित्तानुपासना, उसके बाद आएगा धम्मानुपासना। ठीक है, घटते हुए क्रम में। ये देखिए, तो बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं। शरीर का सचेतन, भावनाओं या उत्तेजनाओं का ध्यान, मन की चेतना और धम्म का संचेतन। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर था वो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद 56 है कि स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे वे दृष्टिगोचर हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा तीसरा आसन, आसन के बाद कुंभक,
कुंभक के बाद मुद्रा, उसके बाद नादानुसंधान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। जो स्वात्माराम सूरी जो थे, इनके द्वारा जो हठयोग अभ्यास बताया गया, उनका जो सही क्रम है वो क्या है? आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। इसके बाद 57 क्वेश्चन है कि वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा यतमान, यतमान के बाद व्यतिरेक, उसके बाद एकेंद्रिय, उसके बाद वशीकार। ठीक है, तो ऑप्शन सी 57 का इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद 58 है कि निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को मानव शरीर में उसकी ऊपरी से नीचे की ओर उपस्थित के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो उपस्थिति हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं उनको हमको व्यवस्थित करना, कैसे? ऊपर से नीचे की ओर। तो क्या क्या दिया गया? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, गोनर्स, एड्रिनल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो 58 जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बाद आपका इसमें आएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इसमें एड्रिनल ग्रंथि और लास्ट में आपका आएगा गोनर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आपका इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद 59 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आहार द्रव्यों में उपस्थित विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उन्हें घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले हमें उस फल को रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है? आंवले में। आंवले के बाद अमरूद में, अमरूद के बाद संतरे में, संतरे के बाद टमाटर में। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। ठीक है, आंवला, अमरूद, संतरा, टमाटर। इसके बाद 60 जो क्वेश्चन है आपका कि हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को इस क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये हमारी षटकर्म की क्रियाएं कही जाती हैं, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। इनको हमको क्रम में बताना है कि पहले कौन सी क्रिया करते हैं, उसके बाद कौन सी क्रिया। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? षटकर्म कही जाती हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका आता है धोती, धोती के बाद इसमें आता है आपका धोती, धोती के बाद इसमें आपका आता है बस्ती, बस्ती के बाद आपका आता है नेति, नेति के बाद आता है त्राटक, त्राटक के बाद आती है नौली क्रिया, नौली के बाद लास्ट में आपकी आती है कपालभाति। ठीक है, तो 60 का आपका सी आंसर इसमें सही है। इसके बाद ये देखिए, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ठीक है, ये षटकर्मों का ये आपका सही क्रम है। इसके बाद 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अब पहला हठ प्रदीप का स्वात्माराम सूरी ने लिखी थी, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, लाइट अनुयोग ये BKS अयंगर ने लिखी थी। ठीक है, लेकिन जो भज गोविंदम जो थी वो किसने लिखी थी? भज गोविंदम जो है वो आदि शंकराचार्य की कृति है। किसकी कृति है? भज गोविंदम आदि शंकराचार्य की। ठीक है, और राजमार्तंड ये भोज ने लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। भज इसमें जो गलत है वो क्या है? भज गोविंदम। ठीक है, तो भज गोविंद जो है वो किसने लिखी थी? आदि शंकराचार्य ने लिखी थी, ये वेदव्यास ने नहीं लिखी थी। इसके बाद ये आपकी मैचिंग दी हुई है कि सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। जल, ये पंच महाभूत होते हैं हमारे, इसमें से 4 महाभूत दिए हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी इसमें नहीं दिया गया है। तो इसको हमको जो है मैच करना है। इसमें आपका जो सही है वो ये है कि जल रस से, वायु स्पर्श, आकाश शब्द, अग्नि को रूप से। ठीक है, ये इसकी सही मैचिंग है। इसके बाद 64 है कि इसमें भी मैचिंग दी हुई है। सूची 1 को हमें सूची 2 से इसको मिलाना है। नीचे हमको कूट दिए गए हैं। तो पहला है आपका अग्नि, फिर वायु, आदित्य, चंद्र। दूसरी सूची में दिए हैं चक्षु, वाक, मन और प्राण। ठीक है, तो आपका पहला जो है अग्नि, अग्नि को आप मिलाएंगे वाक से। ठीक है, वायु, वायु को आप मिलाएंगे प्राण से। और तीसरा आपका आदित्य, आदित्य को आप मिलाएंगे चक्षु से। और चंद्र, चंद्र को आप किससे मिलाएंगे? चंद्र को आप मिलाएंगे मन से। ठीक है, ये आपकी सही मैचिंग है। देखिए, अग्नि, वाक,
वायु प्राण, आदित्य चक्षु और चंद्र मन। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके योग शिक्षा जो पेपर 4 है आपका, उससे रिलेटेड थे। तो आगे के जो 10-15 क्वेश्चन है वो आपके आगरा यूनिवर्सिटी में पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस थे। और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आपके योग से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, जो अलग अलग जो पेपर्स में आ चुके हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं, वो थे। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।